साल 1999। जरा उस वक्त के माहौल की कल्पना कीजिए। पूरी दुनिया एक बहुत ही भयंकर संकट के मुहाने पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से अचानक हवाई जहाज गिरने लगेंगे, दुनिया भर के बैंकों के सिस्टम एक झटके में ठप पड़ जाएंगे और बड़े बड़े पावर ग्रिड्स के फेल होने की चेतावनियां दी जा रही थीं। और ये सब कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं थी, ये सब सच में हो रहा था, और वो भी सिर्फ एक छोटी सी कोडिंग गलती की वजह से, जिसे नाम दिया गया था Y2K बग। तो आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अकल्पनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगी। हम जानेंगे कि कैसे भारत के कुछ बहुत ही साधारण से दिखने वाले इंजीनियरों के एक छोटे से ग्रुप ने आगे आकर लिटरली पूरी दुनिया के ग्लोबल नेटवर्क्स को ढहने से बचा लिया। चलिए आज बात करते हैं इन्फोसिस एम्पायर की, जिसकी शुरुआत बिल्कुल जमीन से हुई और आज ये $75 बिलियन का एक विशाल साम्राज्य बन चुकी है। ठीक है, तो आइए सीधा इस विषय में उतरते हैं। हमारा पहला भाग है द Y2K ग्लोबल क्राइसिस। तो देखिए, Y2K कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी। हुआ ये था कि पुराने कंप्यूटर्स में साल को 4 की जगह सिर्फ 2 अंकों में लिखा गया था। मतलब 1999 को सिर्फ 99 लिखा जाता था। अब डर ये था कि साल 2000 आते ही कंप्यूटर्स इसे 1900 समझ लेंगे और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसे ठीक करने के लिए लाखों लाइनों का कोड हाथों से दोबारा लिखना था। उस समय का माहौल बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ अमेरिका के युवा इंजीनियर्स थे जो .com बूम में पागल हो रहे थे, नई नई वेबसाइट्स बना रहे थे। उनके लिए ये पुराना मैनुअल कोड लिखना बहुत ही उबाऊ और बोरिंग काम था, उन्हें ये करना ही नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ थे हमारे भारतीय इंजीनियर्स, जो बिना किसी शिकायत के इन पुराने लेगेसी कोड्स को सुधार रहे थे। और अगर गहराई से देखा जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये भारतीय टीम इस एक ऐतिहासिक पल के लिए पिछले 18 सालों से तैयारी कर रही थी। चलिए अब जरा इतिहास में चलते हैं। भाग 2, ओरिजिन्स ऑफ एन एम्पायर। उस 18 साल की तैयारी को समझने के लिए हमें 1981 के भारत में वापस जाना होगा। और यकीन मानिए, उस दौर में भारत का तकनीकी परिदृश्य बहुत ही पिछड़ा हुआ था। इंटरनेट तो छोड़िए, एक टेलीफोन कनेक्शन या एक स्कूटर पाने के लिए भी लोगों को सालों साल इंतजार करना पड़ता था। और इसी बेहद मुश्किल दौर में पुणे के एक छोटे से 1 BHK अपार्टमेंट में 7 युवाओं ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का सपना देखा। उनके पास शुरुआत करने के लिए कितने पैसे थे? मात्र 10,000 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 10,000। और ये वो बेहद छोटी सी पूंजी थी जिसे सुधा मूर्ति जी के सेविंग्स बॉक्स से एक बुधवार की शाम को निकाला गया था, ताकि इस कंपनी की नींव रखी जा सके। और शुरुआती दिन तो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे। जरा इस स्थिति को दिमाग में लाइए। एक तरफ अमीर अमेरिकी अधिकारी थे जो शानदार रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां करते थे। वहीं दूसरे तरफ इन्फोसिस के ये संस्थापक अपने क्लाइंट्स का कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका जाते, ब्रुकलिन के बेहद तंग और छोटे कमरों में रुकते, खुद अपनी दाल खिचड़ी पकाते और पैसे बचाने के लिए अपने बर्तन भी खुद ही धोते थे। ये उनका जुनून और जज्बा ही था जो उन्हें उन मुश्किल हालातों में वहां टिके रहने की ताकत दे रहा था। इस बात पर सुधा मूर्ति जी का एक कथन है जो सच में बहुत भावुक कर देने वाला है। वो कहती हैं, जीवन में मैंने जो एकमात्र निवेश किया है वो 10,000 रुपए का है, बस इतना ही। इस छोटे से निवेश ने संस्थापकों पर जो भावनात्मक जिम्मेदारी डाली थी ना, बस उसी के बलबूते उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शुरुआत में जब उनके पास अपना कोई ऑफिस या कंप्यूटर तक नहीं था, तब उनका नाम और उनकी प्रतिष्ठा ही उनकी सबसे बड़ी करेंसी थी। और बिल्कुल इसी भरोसे के आधार पर उन्हें अपना पहला क्लाइंट मिला था, जिसका नाम था डॉन। तो सफर आगे बढ़ता है। भाग 3, सर्वाइविंग द लाइसेंस राज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। 1980 के दशक में भारत में व्यापार करना किसी सजा से कम नहीं था। हद से ज्यादा नौकरशाही थी। हर छोटी से छोटी चीज के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात, टैक्स का सबसे ऊंचा स्लैब 66% तक था। व्यापार करना बेहद मुश्किल था, इसलिए शुरुआती सफर बहुत धीमा रहा। 1981 में कंपनी तो बन गई, लेकिन अपना खुद का पहला कंप्यूटर पाने में उन्हें 1983 तक का, यानी पूरे 2 साल का इंतजार करना पड़ा। उन शुरुआती सालों में सिर्फ कोडिंग करने और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें लगातार अमेरिका के चक्कर लगाने पड़ते थे। फिर 1987 में जाकर एक बड़ा मोड़ आया, जब उन्होंने KSA नाम की एक कंपनी के साथ हाथ मिलाया। अब ये जो पार्टनरशिप थी, ये एक बहुत ही शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी। उन्होंने सीधे किसी अनजान स्टार्टअप के तौर पर बड़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर बेचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं। इसके बजाय उन्होंने दिमाग लगाया।
उन्होंने टॉप कंसल्टेंट्स की पहचान की, उनके साथ एक सॉफ्टवेयर सिनर्जी बनाई और फिर केएसए के जरिए रीबॉक और नेस्ले जैसी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों तक अपनी पहुंच बनाई। मार्केट में सर्वाइव करने की ये सच में एक बहुत ही चालाक और बेहतरीन रणनीति थी। अब आते हैं एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर, भाग 4, द गेम चेंजिंग बूम। अब जो चीज़ इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। इस एक कदम ने पुराने और बेहद सख्त लाइसेंस राज को जड़ से खत्म कर दिया और इंपोर्ट ड्यूटी को भी काफी कम कर दिया। ये भारतीय व्यापार के लिए सच में एक नए युग की सुबह थी और इसी बदलाव ने इन्फोसिस के 10 सालों के खामोश संघर्ष को पूरी तरह से सही साबित कर दिया। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। 1992 में इन्फोसिस का रेवेन्यू सिर्फ 8.6 करोड़ रुपए था, जो 1999 तक आते आते सीधे 500 करोड़ रुपए हो गया और 2007 में तो भाई ये 13,000 करोड़ रुपए के विशाल आंकड़े को भी पार कर गया। माइंड ब्लोइंग है ना? और फिर आया 1999 का वो ऐतिहासिक साल। ये साल सिर्फ Y2K संकट के लिए ही नहीं बल्कि एक और बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए जाना जाता है। इन्फोसिस अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई थी। अचानक से बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के लिए कंप्यूटर बग्स को ठीक करने का वो बोरिंग काम करोड़ों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स में बदल गया और इसी चीज ने कंपनी को रातों रात ग्लोबल स्तर पर स्थापित कर दिया। लेकिन इस बेतहाशा सफलता के पीछे कौन था? भाग 5, लीडरशिप और सादगी। इस पूरे विशाल साम्राज्य की नींव में जो इंसान खड़ा था वो थे NR नारायण मूर्ति जी। उनका व्यक्तित्व बहुत ही गहरा था। पता है, एक समय था जब उन्हें यूरोप के बुल्गारिया के एक जेल में बिना किसी अपराध के बेहद कठोर परिस्थितियों में रखा गया था। उस एक कड़वे अनुभव ने उन्हें अंदर तक बदल दिया, एक कन्फ्यूज्ड कम्युनिस्ट से एक बहुत ही दयालु पूंजीपति में। अगर हम उनकी लीडरशिप फिलॉसफी की बात करें तो उसे 4 मुख्य पिलर्स में बांटा जा सकता है। सख्त मेरिटोक्रेसी यानी सिर्फ योग्यता को प्राथमिकता, कभी न झुकने वाली नैतिकता, एक गहरा मानवीय स्पर्श और बिल्कुल साधारण जीवन शैली। जब कंपनी ने अथाह संपत्ति कमा ली तब भी इन्हीं सिद्धांतों ने कंपनी के कल्चर को जमीन से जुड़े रखा। उनके लिए सबसे अहम बात ये थी कि हमेशा पर्सनल पावर यानी आपके अपने चरित्र की ताकत को पोजिशनल पावर यानी पद की ताकत से ऊपर रखा जाए। इसे एक बहुत ही क्लासिक कहानी से समझिए। नारायण मूर्ति जी के बेटे रोहन हार्वर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, लेकिन मूर्ति जी ने उन्हें कंपनी में सीधे कोई बड़ा पद नहीं थमाया। बिल्कुल नहीं। रोहन को अपना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनने से पहले भी पूरे 3 साल तक इंतजार करवाया गया। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि कंपनी में किसी भी तरह का नेपोटिज्म या परिवारवाद नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ योग्यता ही सबसे ऊपर थी। उनका एक बड़ा ही फेमस मूल मंत्र था, ईमानदारी का मतलब है सही काम करना तब भी जब आपको कोई न देख रहा हो। इसके पीछे का एक वाकया सुनिए। एक बार कोलकाता के एक होटल में नारायण मूर्ति जी रुके हुए थे। उन्होंने वहां अपनी पत्नी के कमरे का बिल खुद अपनी जेब से भरा ताकि कंपनी के पैसे का 1 रुपए का भी निजी इस्तेमाल न हो। अब जरा सोचिए, जब बॉस खुद ऐसा करे तो एम्प्लॉयज पर क्या असर होगा। इस एक नैतिक कदम का असर ये हुआ कि कंपनी के अंदर फर्जी बिल जमा होने के मामलों में रातों रात 80% की भारी गिरावट आ गई। उनकी सादगी का एक और बहुत ही मजेदार किस्सा है। एक बार फ्लाइट में ट्रू कॉलर के CEO की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने एक बिल्कुल ही साधारण सा बैकपैक टांगा हुआ था जिस पर इन्फोसिस लिखा था। अब वो CEO साहब उन्हें कोई आम सा कर्मचारी समझ बैठे और वैसे ही बात करने लगे, जबकि असल में वो व्यक्ति खुद नारायण मूर्ति जी थे। ये चीज उनकी जबरदस्त विनम्रता को दिखाती है। इतने बड़े इंसान और इतना साधारण और जमीन से जुड़ा स्वभाव। और ये अगली बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उनके अंदर इंसानियत कितनी कूट कूट कर भरी थी। फ्लाइट में ही एक बार जब उन्होंने एक गर्भवती महिला को तकलीफ में देखा तो बिना कुछ सोचे अपनी बिजनेस क्लास की सीट उस महिला को दे दी और खुद जाकर इकोनॉमी क्लास में बैठ गए। और तो और जब एयर होस्टेस ने उन्हें बिजनेस क्लास का खाना ऑफर किया तो उन्होंने वो भी खाने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस वक्त इकोनॉमी क्लास में बैठे थे। लेकिन शायद इस पूरी कहानी की सबसे भावुक कर देने वाली घटना नवंबर 1982 की है। दिवाली बिल्कुल नजदीक थी, लेकिन उस वक्त कंपनी के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में नारायण मूर्ति जी ने क्या किया, उन्होंने धनतेरस के दिन अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए ताकि उनके 21 कर्मचारियों को समय से पहले उनका वेतन मिल सके।
और दोस्तों, इसी त्याग ने उन कर्मचारियों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उन्होंने जीवन भर की वफादारी कंपनी को दे दी। तो इस एक्सप्लेनेर के अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या आज का हमारा आधुनिक व्यापार किसी अस्थायी पोजिशनल पावर या पद को एक इंसान के स्थायी चरित्र और उसके मानवीय गुणों से ज्यादा अहमियत देता है? इन्फोसिस की फर्श से अर्श तक की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक दयालु पूंजीवाद और किसी भी हाल में कभी हार न मानने की जो जिद होती है ना, वही असल में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं। इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर।